डॉक्टर साहब, आज का बच्चा मोबाइल फोबिया का शिकार है। बच्चे वो नहीं सीखते जो आप कह रहे होते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो आप कर रहे हो। स्क्रीन टाइम आपने, अगर आपका बच्चा 2, ढाई, 3 साल का है तो 1 घंटे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। वो हैप्पीनेस होती क्या है? इन अ सेंस कि आपने उन्हें मोबाइल देना है या नहीं देना। अगर आपने उन्हें देना है तो वो क्या कंटेंट है, आप उसके फ़िल्टर्स लगाएं, आप चेक करें, उनकी हिस्ट्रीज चेक करें, उनको डिलीट करें, उनको री अरेंज करें, ताकि आप वो तमाम चीज़ें जो कि लर्निंग के पर्पज़ की हो सकती हैं उनके साथ वही लिमिटेड रखें। कोई भी अटैचमेंट जो होती है किसी भी रिलेशनशिप की, इट्स लाइक मोर इमोशनल ड्रग। दिल तोड़ के बैठ जाएंगे तो फिर वो दिल टूटने का असर सिर्फ दिल तक नहीं रहता, वो दिमाग तक। प्रेजेंट सिनेरियो में लव मैरिज कामयाब है कि अरेंज मैरिज? Either it's love marriage or it's arranged marriage, it must be a happy marriage. डॉक्टर साहब, आज का बच्चा मोबाइल फोबिया का शिकार है और जिससे बहुत से मसाइल दिन ब दिन जन्म ले रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कामरान, आपने कहा बच्चा मोबाइल फोबिया का शिकार है। मैं समझती हूँ कि ये बच्चा शिकार नहीं है बड़ा भी शिकार है, बड़े शिकार है और उन्होंने अपने इस जाल में जो है ना वो बच्चों को ही फंसा दिया अनफॉर्चुनेटली। आप देखें ना, जैसे हम कहते हैं कि बच्चे वो नहीं सीखते जो आप कह रहे होते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो आप कर रहे होते हैं, जो वो अज्यूम कर रहे होते हैं, जो वो करता हुआ देखते हैं। ठीक है। सो सिर्फ बच्चा मोबाइल नहीं पकड़ा हुआ बच्चे ने, मतलब वो देखता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं, उसके बड़े बहन भाई जो हैं, वो भी ऑल द टाइम बिजी विद देयर मोबाइल्स एंड एवरीथिंग। सो वो बच्चा जो है वो क्यों नहीं उस चीज़ का इस्तेमाल करेगा। और फिर आप देखें कि मेरे पास तो चूँकि डिसेबिलिटीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं और ख़ास तौर पे ऑटिज़म के हवाले से। ऑटिज़म में अब एक बहुत कॉमन जो ऑटिज़म की टाइप आना शुरू हो गई वो वर्चुअल ऑटिज़म है। और वो वर्चुअल ऑटिज़म ये है कि जब आप बच्चे की जो डेवलपमेंटल टाइम पीरियड होता है, यानी 3 साल से पहले, पर ख़ास तौर पे 2 साल से पहले की उम्र में, जब आप बच्चे को मोबाइल का एक्सेसिव इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और बच्चा ज़्यादा वक्त जो है वो स्क्रीन पे गुजारता है, तो वो विजुअल वर्ल्ड के अंदर रहना शुरू हो जाता है। यानी आप देखें ना कि एक्चुअली हाउ वी लर्न फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट। हम अपने इर्द गिर्द से सीखते हैं, यानी जो हमारी 5 हिस्से हैं जिसको सीखने कहते हैं, स्मेल, आइज, लुकिंग और हेयरिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये हम कहाँ से फिजिकली, यस, जो भी हमारी सब चीज़ें हैं वो हम अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। ठीक है। अब उनका जो सीखना है वो एनवायरनमेंट उनका लिमिटेड हो गया उस फ्रेम के अंदर, उस स्क्रीन के अंदर। सो वो उस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर चले जाते हैं और उनका जो कॉन्टेक्ट है फ्रॉम द रियल वर्ल्ड वो डिसकनेक्ट हो जाता है। और बहुत सारे केसेस हमारे सामने वर्चुअल ऑटिज़म के जो हैं वो आते हैं, दैट कैन लीड टुवर्ड्स द ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। सो अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि जो आपके जो इनिशियल ईयर्स हैं उसमें अगर आपने बच्चे के साथ मतलब अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए, और चूँकि आजकल सेल्फ फैमिलीज ज़्यादा हैं, मदर्स आर वर्किंग, फादर्स डोंट हैव टाइम फॉर देयर किड्स, और वो समझते हैं कि बच्चा थोड़ी देर के लिए मसरूफ़ हो जाएगा। इवन कि यहाँ तक भी है कि अब बच्चे खाना ही नहीं खाते जब तक, ये थोड़ा कॉमन है, आपने भी अपने घर में देखा होगा, और हमारे इर्द भी, ठीक है जी, खाना के टाइम पे, ताकि हम खाना कंफर्टेबल तरीके से खा सकें, और बच्चे को हम एंगेज कर देते हैं कि तुम जो है ना वो मोबाइल के साथ, और वो इतना रिलेशनशिप उसका बाउंड हो जाता है, इवन के तो खाना खाता ही नहीं है। इवन के कुछ बच्चे ऐसे हो गए हैं कि उनकी हिस्स खत्म हो चुकी होती है भूख की। Yes. और एडिक्शन है ना। हाँ जी, कुछ पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि उसको अगर फीडर भी पकड़ाया हुआ है तो साथ मोबाइल पकड़ाया हुआ है। दिस इज सो डेंजरस, आई वुड से। खुदारा अपने बच्चों पे ये जुल्म ना करें। मतलब आप स्क्रीन टाइम हम अवॉइड नहीं कर सकते। अब स्क्रीन टाइम का मतलब ये है कि मोबाइल हो या फिर ये जैसे आप एलईडी वगैरह यूज़ करते हैं घर में, कुछ भी स्क्रीन टाइम आपने, अगर आपका बच्चा 2, ढाई, 3 साल का है तो 1 घंटे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम। ठीक है, वो भी डिफरेंट स्लॉट्स में, कभी 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, क्योंकि दैट इज़ अ वर्ड जहाँ वाकई में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बच्चे सीख सकते हैं, दिस इज़ ओके। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप उन्हें स्क्रीन टाइम देंगे तो वो उनके लिए गलत है। आप उनको रियल सिचुएशंस जो हैं वो उसमें लेके जाएँ, आप उनके साथ इन्वायरमेंट्स को जो है ना इंटरेक्शन करवाएं, सोशलाइजेशन करवाएं, उनको प्लेइंग अपॉर्चुनिटीज़ दें, वो सारी चीज़ें उनकी। अच्छा, जो लोग छोटी उम्र में अपने बच्चों को टैब गिफ्ट कर देते हैं, मोबाइल गिफ्ट कर देते हैं, इसका मतलब ये अक्सर जो है ना वो एक गलत काम है। बिल्कुल गलत काम है। और मतलब हमने ना इसको एक सोशल स्टेटस भी बना लिया है कि हम, मेरे बच्चे के पास तो ये वाला टैब है और मेरे बच्चे के पास ये और ये। सो दिस इज़, आई थिंक दिस इज़ नॉट अ सोशल स्टेटस। ये तो आपने अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया। अच्छा, फिर होता क्या है, हम दे भी देते हैं और उसके बाद हम वो खींचातानी में उनके साथ लगे रहते हैं।
अच्छा। ठीक है, ये भी आपने ऑब्जर्व किया। बिल्कुल ऐसे ही होता है। ठीक है कि वो लड़ाई और एक जंग भी जारी रहती है बच्चों में आपस में, बच्चों में, बच्चों और पेरेंट्स में भी ना। ठीक है, जब आपने उसको दे दिया है तो फिर वो उसको अपनी प्रॉपर्टी समझता है ना कि मेरा है। ठीक है, तो मुझे यूज करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपने वो स्टेप गलत लिया है, आपको उसको वो चीज़ उसकी ज़रूरत नहीं है उस टाइम पे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब बच्चा एजुकेशनल सेटअप में जाता है तो जो आप इस वक्त ऐप्स की लर्निंग है उससे भी इनकार नहीं कर सकते। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब मैं ये इंटरनेशनल स्कूल्स में गई और वहाँ मैंने देखा कि उनके क्लासरूम्स दे आर इक्विप्ड विद द स्क्रीन्स and they are using tabs as well for children, but they are using tabs and screens for educational purposes. वहाँ पे वो तमाम एक्टिविटीज़ जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं वो उसको ऐप्स के ज़रिए, टैब्स के ज़रिए और स्क्रीन टाइम जो है वो उसके ज़रिए वहाँ पे कर रहे हैं। दोज आर पॉजिटिव एक्टिविटीज़। आप इसकी अहमियत से इनकार नहीं कर सकते कि आपकी जो ये सारे सोशल मीडिया की कंट्रीब्यूशन है या आपकी ऐप्स की जो लर्निंग है, क्यों, और ख़ासतौर पे आप जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी लर्निंग है, आप उसे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन उसका जो यूज़ है बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। अब जो हमारे घरों में टैब्स यूज़ होते हैं या मोबाइल्स यूज़ होते हैं वो बिल्कुल भी एजुकेशनल पर्पस के लिए नहीं है, वो उनकी डेवलपमेंट के लिए नहीं है। उस पर क्या चल रहा है, उस पर इंडियन कार्टून्स चल रहे हैं, इंडियन लैंग्वेजेस चल रही हैं, उसके ऊपर मतलब बहुत घटिया वाली गुफ्तगू भी बच्चे सुन रहे हैं, ऐसी चीज़ें, क्योंकि वो तो बनाते ही पर्पस ही ऐसे है ना, जैसे आपने अट्रैक्शन के लिए कि बच्चे अट्रैक्ट हों और सारी चीज़ें। तो इसका मतलब ये है कि आप वो कार्टून्स जो कि डिस्ट्रक्टिव हैं उनके अंदर वो सारी पर्सनालिटीज़ भी क्रिएट करते हैं। बच्चा अपने आप को उस करैक्टर में समझना शुरू कर देता है और उसको फॉलो करना शुरू कर देता है। सोशल मीडिया पे जो अनएथिकल कंटेंट है, इसका जो अनस्टॉपेबल फ्लो है, उसके इफेक्ट से बच्चों को जो ना फिर हम कैसे बचा सकते हैं? लेकिन बच्चा तो आपके कंट्रोल में है। मतलब आप अगर जब बड़े हो जाते हैं कोई, तो वो तो फिर ठीक है, आप उन्हें नहीं कर समझा सकते। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं दे आर टोटली इन योर कंट्रोल। वो तो पेरेंट्स के कंट्रोल में है, इन अ सेंस कि आपने उन्हें मोबाइल देना है या नहीं देना। अगर आपने उन्हें देना है तो वो क्या कंटेंट है, आप उसके फ़िल्टर्स लगाएं, आप चेक करें, उनकी हिस्ट्रीज चेक करें, उनको डिलीट करें, उनको री अरेंज करें, ताकि आप वो तमाम चीज़ें जो कि लर्निंग के पर्पज़ की हो सकती हैं उनके साथ वही लिमिटेड रखें। अदरवाइज़ तो फिर आपके लिए डिज़ास्टर है और डिस्ट्रक्शन है, आपकी अपनी भी और आपके बच्चों की पर्सनैलिटीज़ की भी। ठीक है। अच्छा, इस संबंध में हम बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, बच्चों की मेंटल हेल्थ भी इस वक्त अफेक्टेड है। ऑफ कोर्स जो बच्चे जिस इन्वायरमेंट में परवरिश पा रहे हैं, जब उनके पेरेंट्स आर नॉट मेंटली हेल्दी तो उनके बच्चे भी मेंटली हेल्दी नहीं हो सकते। ख़ास तौर पे जो आपका घर का इन्वायरमेंट है, दैट कंट्रीब्यूट्स अ लॉट इन योर मेंटल पीस और मेंटल डेवलपमेंट ऑफ ए किड एज वेल। तो आपके घरों में जो हालात आपने इस वक्त बनाए हुए हैं, मोस्टली ऑफ कोर्स उसमें ये सारा यूज़ ऑफ मोबाइल भी एक कंट्रीब्यूटर है, लेकिन पेरेंट्स का आपस का रिलेशनशिप, फैमिली मेम्बर्स का आपस का रिलेशनशिप, दैट इफ़ेक्ट्स अ लॉट ऑन किड्स मेंटल हेल्थ। और अगर आप उसको नॉर्मलाइज नहीं करते तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस में जमा होती रहती हैं और फ्यूचर में जाके वो सारी चीज़ें सीख रहा होता है, उसके अंदर एग्रेशन डेवलप हो रहा है। यानी अगर वो एक एब्यूसिव इन्वायरमेंट घर में देखता है तो बच्चों के अंदर एग्रेशन आता है, बच्चों के अंदर लो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ इस्टीम लो हो जाती है। यानी मैं ये समझती हूँ कि अगर आपने बच्चे की सेल्फ इस्टीम लो कर दी है ना, तो आपने उसको ज़िंदगी में नाकाम बना दिया। ठीक है। बच्चे की सेल्फ इस्टीम जो है ना, उसको हाई होना बड़ा ज़रूरी है। और सेल्फ इस्टीम उसकी हाई तभी होती है जब उसको ये ट्रस्ट मिलता है अपने पेरेंट्स की तरफ से, ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि उसके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं वो क्या काम कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। और उसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप रोल मॉडल बने, यानी आप उनके सामने क्या चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं, हाउ यू आर एक्टिंग। यानी कि पेरेंट्स को दुरुस्त होना होगा। पेरेंट्स को दुरुस्त होना होगा। अच्छा, ये तो बच्चों का मामला हो गया। अब जो बड़े हैं, ये बच्चों के, आपने ज़हनी सेहत के हवाले से बात की, बड़ों के दिल की सेहत के हवाले से बात कर ली जाए कि आजकल एक ट्रेंड है रिलेशनशिप का, और मीडिया ने ज़ाहिर है इसका एक जो ना असर रखा, और इस रिलेशनशिप की बुनियाद के ऊपर जो ना बहुत से लोग जो ना वो टीनेजर जो है ना वो संभल नहीं पाते और कभी वो हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं। वो एक टर्म जो है ना वो बोली गई थी, दिल टूट जनरेशन है जनरेशन। हाँ जी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे इससे बचा जा सकता है? देखिए कामरान, ये जो अटैचमेंट है ना, या बेसिकली मोर लाइक अटैचमेंट ही ना, जो रिलेशनशिप है जिसमें हम ये कह रहे हैं और उसके बाद हमारा दिल भी टूट जाता है फ़ौरन से। सो इट्स लाइक आई वुड कॉल एन इमोशनल ड्रग। इमोशनल ड्रग है। अच्छा, ठीक है। यानी कोई भी अटैचमेंट जो होती है किसी भी रिलेशनशिप की, इट्स लाइक मोर इमोशनल ड्रग।
मीन्स आप इमोशनली इतने अटैच हो जाते हैं और वो चीज़ जैसे आपको रोज़ाना एक ख़ास मिकदार में मिल रही है तो आप उसके एडिक्टेड हो जाते हैं। डेफिनेटली। ठीक है, और जब वो चीज़ आपके साथ उस तरह नहीं रहती है, वो आपसे उठ के कहीं और चली जाती है तो देन फिर जैसे क्या फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर दिल ही टूटना है आपका। ठीक है, और शायद कुछ अर्सा पहले तक दिल कम टूटता था, आजकल दिल ज़्यादा टूटते हैं। ठीक है, और ऑफ कोर्स वो टूटना बनता है दिल का, मतलब दिल की एक कैपेसिटी है ना कि मतलब वी आर ह्यूमन बीइंग्स, तो हम चीज़ों को किसी हद तक ही ठीक रख सकते हैं। तो जब वो डिस्टर्ब होती हैं तो ऑफ कोर्स हम भी डिस्टर्ब होते हैं, हमारे दिल टूटते हैं। लेकिन इसमें मुझे ये लगता है कि हमें समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की वही बात है कि इसमें हमारा काउंसलर्स का बड़ा ज़्यादा रोल है, पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल है, सोसाइटी का रोल है कि आप स्टूडेंट्स को या यूथ जो है आपकी ख़ास तौर पे यंग जनरेशन है, उसको ये पता हो कि उसके लिए क्या प्रायोरिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मेरे पास आते हैं इस एज ग्रुप के लोग, तो मैं उन्हें हमेशा यही एडवाइस करती हूँ। देखिए वैसे तो किसी भी चीज़ का कहते हैं ना, कोई उम्र नहीं होती है, आप किसी भी उम्र के हिस्से में कुछ भी सीख सकते हैं। जी। लेकिन जो रिसर्च में बताती है या इंटरनेशनल जो एक सक्सेस रेट है जब उसको डिटरमिन करते हैं, तो उसमें हम ये एडवाइस करते हैं कि लाइक 18 to 26-25 ईयर्स तक की जो आपकी एज है, उसमें आपकी प्रायोरिटी, ऑफ कोर्स सब चीज़ें साथ साथ चलेंगी, लेकिन उसमें आपकी प्रायोरिटी एजुकेशन होनी चाहिए, आपके करियर का स्टार्ट होना चाहिए। यानी अगर आप जो एजुकेशन के मौके आप 18, 19, 20 साल की उम्र में हासिल कर सकते हैं या जिस तरह से आप उन्हें फोकस कर सकते हैं, आप वो 30, 35 साल की उम्र में जाके करेंगे तो उसका फ़ायदा क्यों नहीं, बिकॉज देयर सम अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी एडेड इनटू दैट। So similarly, after 25, like 25 to 35 or like 30, it's your time period for your career building. आपका फोकस और प्रायोरिटी अब ना एजुकेशन होनी चाहिए ना रिलेशनशिप होना चाहिए, इट्स लाइक आपका करियर पे होना चाहिए। और लाइक 27 और लाइक 35 एंड ऑनवर्ड्स फिर आप अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज करें। अच्छा, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप 30 ईयर से पहले शादी नहीं कर सकते या 30 ईयर से पहले आप रिलेशनशिप में नहीं जा सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इन 3 चीज़ों में से, यानी यही 3 चीज़ें हमारी आगे सक्सेस को डिटरमिन कर रही होती हैं ना, आपकी एजुकेशन, आपका करियर या जॉब, और फिर आपका रिलेशनशिप। ठीक है, लेकिन हर एज में आप किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं, दिस डिटरमिन्स योर सक्सेस लेवल इन लाइफ। अगर आप उस वक्त में उस चीज़ को फोकस कर जाएंगे तो आने वाली ज़िंदगी में आपके लिए एक तरतीब के साथ चीज़ें आती रहेंगी। ठीक है, तो हमारी जो यंग जनरेशन है उसको ये चाहिए कि आप ज़्यादा फोकस जो है ना अपने तालीमी करियर पे, और अपने जो अगर आपने प्रोफेशनल लाइफ या जो भी पैशन आपने लाइफ में लेके आना है, जो प्रोफेशन जिसकी तरफ आप जाना चाहते हैं, उसके ऊपर रखें। बाकी रिलेशनशिप्स तो आपको ज़िंदगी में बड़ी पड़ी हुई है, सारी की सारी आपको मौके मिलते रहेंगे और आप उसमें जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप फिर दिल तोड़ के बैठ जाएंगे तो फिर वो दिल टूटने का असर सिर्फ दिल तक नहीं रहता, वो दिमाग तक भी जाता है, और फिर आप बॉडी पे आपकी फिजिकल आपकी स्ट्रेंथ, एनर्जी और आपका दिमाग जो है वो आपको इस काबिल नहीं छोड़ता। मतलब मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि जो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी स्टडीज़ डिस्टर्ब हो जाती हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोग्राम्स में एनरोल्ड हुए हुए हैं। अच्छा, उसमें 2 तरह की वो होते हैं, लड़के जो हैं वो ख़ास तौर पे इसके बाद अगर इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आ जाती है तो वो खुदा ना खास्ता एडिक्शन की तरफ और इन तरफ चले जाते हैं। लड़कियों को आमतौर पे घर वाले पढ़ाइयाँ छुड़वा देते हैं उनकी और उनकी शादियों की तरफ चले जाते हैं। यानी आप लोगों की ज़िंदगियाँ जो है ना, ड्रॉबैक्स, यानी आपको 360 टर्न कर देते हैं अभी ये चीज़ें। सो जस्ट बी रियलिस्टिक एंड थिंक अबाउट दैट। यानी कि फैंटेसी में नहीं रहना। नो फैंटेसी, रियलिस्टिक। आप मतलब आपके लिए जो चीज़ें पॉसिबल हैं आप वो कीजिए। अच्छा, ये 2 मरहले हो गए। हम जो ना वो जो उम्र रसीदा लोग हैं उनकी तरफ आते हैं कि जिस तरह हमारा मुआशरा इस वक्त जो ना एक ऐसे दौर में से गुजर रहा है कि हर बंदा जो ना ज़हनी दबाव का शिकार है और यकीनी तौर पर मुआशरती मसाइल उसका सबब हैं। इन ज़हनी मसाइल में से, इन दबाव में से जो ना जो कि आपके ऊपर हावी हो चुके होते हैं, उनमें से कैसे निकला जा सकता है? अच्छा कामरान, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि जो हमारे यानी एल्डर्स हैं या लेट एजेस के लोग हैं, लाइक 50+ और 60+, हमारी सोसाइटी में हम उन लोगों को बिल्कुल डिफरेंट अंदाज से देखते हैं। व्हेन आई विज़िट अब्रॉड और मैं मतलब मुख्तलिफ सियाती मुकामात पे जाती हूँ तो वहाँ मैं देखती थी कि 80-80 साल के मतलब बुज़ुर्ग कहूँ या बुज़ुर्ग कहना ही नहीं चाहिए उन्हें, दे आर क्लाइंबिंग हिल्स। ठीक है, मेल्स भी और फीमेल्स भी, दे आर क्लाइंबिंग हिल्स, दे आर स्विमिंग, दे आर रोमिंग अराउंड। मतलब वो हर वो जगह पे जहाँ पे हम सोच नहीं सकते कि बाबा जी नहीं जा सकते, माँ जी नहीं जा सकते, हम उन्हें माँ जी बाबा जी कहते हैं, बट दे फील लाइक यंग। अच्छा, उसकी रीज़न यही है, वही सेल्फ अवेयरनेस वाली बात
कि जब ये जो मैंने अभी आपको लाइफ की स्टेजेस बताई, जब हम अपनी उन लाइफ स्टेजेस को उस टाइम पीरियड में नहीं कर पाते हैं तो लेटर ऑन जाके हमारे पास बहुत सारे गिल्ट्स होते हैं, हमारे पास बहुत सारे सोसाइटी के प्रेशर्स होते हैं और हम अपनी सेहत भी बर्बाद कर चुके होते हैं। अब आप यहाँ पे देखें ना, 40 साल के बाद आप जो है वो आपका बुढ़ापा शुरू हो जाता है पाकिस्तान में। मतलब जो हमारी एवरेज अगर आप देखें तो 40 साल के बाद बुढ़ापा शुरू हो जाता है। हालांकि 40 साल वो उम्र है जिसको आप जवानी की उम्र कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जो पहले है वो तो नौजवानी है ना, तो हमने उस जवानी की उम्र में अपने आप को बुढ़ापे की तरफ ले गए हैं। ठीक है, अच्छा बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा सबसे पहले ये है कि आपकी ज़हनी, आपकी जिस्मानी सेहत जो है वो ठीक नहीं है, यानी आपको ब्लड प्रेशर है, आपको शुगर है, आप जो है वो किसी ना किसी यूरिक एसिड हो गया, कोई ऐसी जिस्मानी बीमारियां आपको लाहक हो गई 3-4 कि आप जिस्मानी तौर पे फिट ही नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ जो कि आप पीछे सारी स्ट्रगल करते आ रहे थे ज़हनी तौर पे, तो आपको कई 2-3 ज़हनी बीमारियां भी लग गई, आप ओवरथिंक का शिकार हो गए, आप हर वक्त एंग्जाइटी में रहते हैं, आप स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को उस तरह से ट्रेन ही नहीं किया। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये भी अगर थोड़ा आपको सजेस्ट कर दूँ और हेल्प कर दूँ, ये हमारे ऑडियंस के लिए भी अच्छा हो सकता है कि इफ़ यू वांट टू लुक यंगर दैन योर एज, यानी आप 10 से 15-20 साल अपने आप को, अच्छा इट्स नॉट ओनली अबाउट योर लुक्स, ये सिर्फ लुक्स की बात नहीं है, इट्स अबाउट योर इनर, यानी आप फिजिकली भी अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, आप मेंटली अपने आप को फिट और हेल्दी रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अगर 2-3 चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर लें तो दैट कैन हेल्प यू अ लॉट। और आप अपनी ज़िंदगी से, अपनी उम्र जो आपकी बायोलॉजिकल एज है उससे आप 10-15 साल जो है ना वो कम नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग इज़ योर फिजिकल एक्टिविटी। इंक्लूड 1 hour इंटेंसिव फिजिकल एक्टिविटी इन डेली रूटीन। जो ही आप 30-32 साल के होते हैं, ठीक है, तो आप यू कैन स्टार्ट विद दैट। देखें, वॉक इज़ गुड, ठीक है, वॉक के भी डिफरेंट स्टेप्स हैं। ठीक है, वॉक ये है कि आप वॉक आपको सिर्फ थोड़ा सा रिलैक्स करती है, लेकिन अगर आपने अपनी बॉडी को टोन करना है, अपने ब्रेन को टोन करना है, वो जो आपका एंग्जाइटी का सर्कल सारा ब्रेन का चल रहा है उसको आप ब्रेक करना चाहते हैं और आप नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो फिर आपको उस 1 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी में 20 मिनट्स कार्डियो ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, कार्डियो एक्सरसाइज। 20 मिनट्स कार्डियो का मतलब ये है कि उस दौरान में आपकी बॉडी से स्वेटिंग होती है, आपका सांस फूलता है, ये वो तमाम चीज़ें हैं कि इस दौरान में आपका ब्रेन वो वाले हार्मोन्स रिलीज़ करता है जो कि आपको एंटी एजिंग भी है, एंटी नेचुरल डिप्रेसेंट्स भी हैं। सो दिस वन थिंग। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ आपका हेल्दी ईटिंग स्टाइल है, फूड। आपने अपने फूड को जो है ना मैनेज करना है, यानी आप खा क्या रहे हैं, आप अपनी बॉडी को क्या दे रहे हैं। ठीक है, उसमें आपकी 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। आपके प्रोटीन्स ऐड होना, आपके हेल्दी विटामिन्स जो कि आपको फ्रूट से मिल सकते हैं, यानी एग्स, फ्रूट्स। लेकिन डॉक्टर साहब ये, और फिर इनका एक्यूरेट टाइम, ये चीज़ें वो बता रही हैं जो एलीट क्लास के लोग हैं जो इस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। एक बंदा मजदूर है और वो मेहनत कर रहा है, मुशक्क़त कर रहा है, एक के घर के जो है ना वो बजट ही पूरा नहीं हो रहा, तो वो इन छोटी छोटी चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकेगा? कोई अदर वे होना चाहिए। अच्छा देखिए कामरान, आप मुझे बताएं, आपने मजदूर बंदे की बात की है। मजदूर बंदा तो 60 साल की उम्र में भी इतना बड़ा ईंटों का बोझ सर पे उठा के चल रहा होता है, तो उसका तो मसला ही नहीं है कि वो बूढ़ा नज़र आ रहा है, वो तो बूढ़ा नज़र आता ही नहीं है। ही इज़ सो यंग एंड एनर्जेटिक, उसके अंदर फिजिकल एनर्जी इतनी ज़्यादा है, और उसको ये वाली डाइट, मतलब वो तो जितने कार्ब्स लेगा, जितनी जो उसको डाइट मिल रही है, दैट इज़ ओके फॉर हिम, वो ठीक है, उसका बिल्कुल और है। मैं ये वो लाइफस्टाइल की बात करें जो कि हम एवरेज, जो कि हम वर्किंग लोग हैं, जो कि प्रोफेशनल लोग हैं, जो कि घरों में रहने वाली ख़वातीन हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। वो तो बूढ़े, वो जो मजदूर है वो तो कभी बूढ़ा ही नहीं होता, वो तो इतनी एज में भी हमें हमारे घरों में काम कर रहे होते हैं, बाहर भी काम कर रहे होते हैं, सो एनर्जाइज। ये वो लोग हैं जो हम जैसे, हम लोग सारा दिन बैठ के यहाँ अपने मतलब काम करते हैं और हमारी कोई एक्टिविटी चीज़ें नहीं होती हैं। और ये जो हेल्दी फूड है, हेल्दी फूड इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव। जो आपकी जंक फूड है दैट इज़ एक्सपेंसिव। बिल्कुल, आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी। जी जी, मतलब आपने हेल्दी फूड खानी है, ऑर्गेनिक फूड खानी है, वो तो बहुत सस्ती मिलती है, वो बहुत सस्ती मिलती है, गाजरें, मूलियाँ और सैलेड, फ्रूट्स, मतलब जो आपके सीजनल फ्रूट्स हैं, दे आर सो लाइक दैट, मतलब वो तो बहुत आसान है उसको रीच आउट करना। तो हमारे मिसकंसेप्शंस हैं अबाउट फूड्स के, जनाब ये तो कोई बहुत कीमती सा आपको डाइट प्लान बनाना पड़ेगा और खाना पड़ेगा। सो द थर्ड थिंग इज़ योर स्लीप पैटर्न्स, योर स्लीप हैबिट्स। नाउ डेज वी हैव अंडररेटेड स्लीप। हमने आजकल स्लीप को अंडररेटेड किया हुआ है, हमने अपने रेस्ट को अंडररेटेड किया हुआ है। हम ये समझते हैं कि हम ज़्यादा काम करके ज़्यादा अर्न कर लेंगे, हम ज़्यादा करके ज़्यादा इंजॉय कर लेंगे, ज़्यादा जाग के। नो,
एक्चुअली यू नीड रेस्ट टू योर बॉडी. आपको अपनी बॉडी को रेस्ट देना है, क्योंकि ड्यूरिंग रेस्ट एंड ड्यूरिंग स्लीप ऑल दोज बॉडी मैकेनिज्म हेल्प्स दैट, जो कि आपके अंदर रिजुवेनाइट करने की वो सारी हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, जो कि आपको एक हेल्दी भी नज़र आते हैं, हैप्पीनेस भी नज़र आती है. नेचुरल सिस्टम के तहत हमें ताबे होना पड़ेगा. यस, बिल्कुल होना पड़ेगा. वो लाइफस्टाइल अगर आप ले आते हैं अपनी ज़िंदगी में, 3 चीज़ें. और चौथी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हेल्दी रिलेशनशिप्स विद योर partners, your surroundings. I mean, to be with positive people is very important. आप अगर पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं, आपके इर्द गिर्द जो हैं वो हैप्पी पीपल हैं. हैप्पी पीपल से मुराद ये है कि जो एटलीस्ट कंटेंटेड लोग हैं, ठीक है, और जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो आपके इर्द गिर्द होना बड़ा ज़रूरी है. अच्छा, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप कभी बूढ़े होने वाले हैं. ठीक है, इसी से रिलेटेड है कि जो हैप्पीनेस होती क्या है? गुड क्वेश्चन. हैप्पीनेस अगर मैं आपसे पूछूं कामरान, आर यू हैप्पी? So what you will say? तो मैं कहूँगा कि जी मैं खुश हूँ. So why so? क्योंकि मैं बहुत सी किस्म की जो वरीज़ हैं उनसे मैं इस वक्त जो है ना वो मुबर्रा हूँ. Like you are contented of having a good job, you are blessed with a family, and you have a qualification that is required to meet your job descriptions. And I think these are the basics. ठीक है. हैप्पीनेस इज़ समथिंग, एक नरेटिव है, या आप ये कह लीजिए कि विद इन यू है, और हर बंदे का डिफरेंट होता है. अच्छा, कि नरेटिव की बात कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि हैप्पीनेस इज़ मोर रिलेटेड टू योर लाइफ स्क्रिप्ट. ठीक है, हम सब की ज़िंदगियों का कोई ना कोई लाइफ स्क्रिप्ट है, और वो लाइफ स्क्रिप्ट समहाउ हम में से जो लोग उस स्क्रिप्ट को खुद डिज़ाइन कर लेते हैं, वो लोग हैप्पीनेस भी अचीव कर लेते हैं और कंटेंटमेंट भी अचीव कर लेते हैं. और वो लोग जो अपने लाइफ स्क्रिप्ट को अपने हालात के ऊपर छोड़ देते हैं, कि जो कोई तहरीर कर गया उसके ऊपर, तो वो सबत कर गया. हाँ, वो सब कर गया और आपने उसके ऊपर करना शुरू कर दिया, तो वहाँ पे आपकी हैप्पीनेस नहीं रहती. ठीक है. हैप्पीनेस इज़ इन स्मॉल थिंग्स, हैप्पीनेस इज़ इन योर इनर फीलिंग्स, हाउ यू फील एंड परसीव अबाउट द एनवायरनमेंट इन द स्मॉल थिंग्स. हैप्पीनेस कभी भी बड़ी चीज़ों में नहीं होती है, छोटी छोटी चीज़ों में होती है. यानी फॉर एग्जांपल टू मी, लाइक अगर जिस दिन मैं अपने अम्मी अब्बू को चाय का कप बना के देती हूँ और उनके साथ बैठ के पीती हूँ, तो मुझे लगता है कि आई फील सो गुड. आजकल रमज़ान है तो हम जब अफ्तारी इकट्ठे करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो वाला टाइम पीरियड जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देता है. बल्कि सारा दिन मैं जो भी काम कर रही हूँ, सब कुछ भी कर रही हूँ, तो वो शायद मुझे वो वाली फील नहीं, मतलब हैप्पीनेस इज़ अटैच टू योर क्लोज रिलेशनशिप्स, टू योर इनर पीस एंड द थिंग्स दैट गिव यू सेटिस्फेक्शन. ठीक है. और वही लोग हैप्पी होते हैं. अदरवाइज पैसा इज़ नॉट अ सिंबल और गारंटी फॉर द हैप्पीनेस. योर प्रोफेशन, और मतलब आप देखें कि आपके यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जाम्पल मैं देखती हूँ कि एक डीन है, तो क्या कोई पोजीशन उसको मिल जाना, या वाइस चांसलर है उसको पोजीशन मिल जाए, हैप्पीनेस है? नो, इट्स नॉट दैट हैप्पीनेस. सो हैप्पीनेस इज़ ऑलवेज फाउंड इनसाइड यू एंड स्मॉल थिंग्स ऑफ लाइफ. गुड. अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, अब उसकी तरफ चलते हैं. ख़ानदानी जो हमारा निज़ाम है, इस निज़ाम में जो है जब हम शादी की बात करते हैं तो उसमें लव मैरिज भी आती हैं और उसमें अरेंज मैरिज भी होती है. तो आप क्या समझती हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो में लव मैरिज कामयाब है कि अरेंज मैरिज? अच्छा, मैं इसका सवाल पहले भी मुझसे किसी ने पूछा, तो आई सेड कि आइदर इट्स लव मैरिज और इट्स अरेंज मैरिज, इट मस्ट बी अ हैप्पी मैरिज. ठीक है, मतलब आप अरेंज करके करें या लव करके करें, व्हाट्स एवर यू आर डूइंग, आई मीन यू मस्ट नो दैट कि जिससे भी आप शादी करने जा रहे हैं, क्या वो उसमें आप खुश हैं या आप एटलीस्ट कंटेंटेड हैं, मुतमिन हैं. और फिर मेरा इस चीज़ पे बिलीव है कि लव मैरिज कैन नॉट बी अ चॉइस. लव मैरिज चॉइस नहीं हो सकती. यानी आप प्लान करेंगे हाँ जी मैं तो लव मैरिज ही करूँगा, भाई आपको लव होगा तो आप मैरिज करेंगे ना. मतलब इट्स लाइक समथिंग स्पिरिचुअल, समथिंग डिफरेंट. लव इज़ नॉट लाइक एवरीवन कैन गो फॉर दैट. और यही वजह है कि हमारी जो लव मैरिजेस हैं वो सक्सेसफुल नहीं होती, क्योंकि वो हम उस लव के अंदर नहीं होते. क्योंकि हमने कहीं बस सोचा हुआ होता है और प्लान किया हुआ होता है कि बस हमने क्योंकि लव मैरिज ही करनी है, तो हमें कोई भी बंदा नज़र आता है और लगता है कि इसमें 2-4 चीज़ें अट्रैक्शन हमें उसमें फील होती है एंड वी गो फॉर दैट. अगर आपको सही वाला लव हो जाता है या आपको वो बंदा मिल जाता है जिससे वाकई ही आपकी ऐसी एफिलिएशंस हैं जो कि आपके इनर पीस और आपको वो सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में होती हैं एक इंसान से जिससे आपने मोहब्बत करनी है, फिर तो आपकी वो लव मैरिज कभी नाकाम हो ही नहीं सकती. ठीक है, तो हम चूँकि ये सतही चीज़ों के साथ लव मैरिज करते हैं, तो दैट्स वाई आवर लव मैरिजेस फेल मोस्ट ऑफ द टाइम्स.
बट अनफॉर्चुनेटली हमारी जो अरेंज मैरिजेस हैं वो भी फेलियर होती हैं, और उसके रीजंस भी अगेन वही हैं कि हम उनमें भी जब सतही चीज़ें देखते हैं और हम कुछ टारगेट्स करते हैं कि जी घर ऐसा होना चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, और हम उस बंदे की ओवरऑल पर्सनैलिटी को जज नहीं करते और उसमें चीज़ें नहीं देखते हैं, तो फिर वो भी फेलियर होती हैं। हम मैच नहीं देखते हैं कि दो लोग जिनको हम शादी करने जा रहे हैं क्या उनकी आपस में बॉन्डिंग डेवलप होगी या नहीं होगी। फिर चूँकि हमारे यहाँ पे फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं मैरिजेस के अंदर, तो मेरा ये ख्याल है कि जो मेरा सारी ऑब्जर्वेशन है, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन भी, और जो मेरे पास केसेस भी आते हैं, जो मैरिजेस के नाकाम होने की एक बहुत ज़्यादा वजह जो है ना वो फैमिलीज़ की इन्वॉल्वमेंट है, लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और वो इस तरह ही होती है कि जब फैमिलीज़ का आपस में मैच नहीं हो रहा होता, यानी फैमिली बैकग्राउंड्स मैच नहीं कर रहे होते, तो वहाँ पे फेलियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप जब शादी, अगर तो जाहिर है ऑफ कोर्स अगर आपने लव मैरिज करनी है फिर तो आपके पास चॉइस ही नहीं ना रही कि आपने फैमिली देखनी है, फिर तो अपने पाँव में खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। नहीं, I wouldn't say that मतलब I would say कि मतलब उसमें फिर आप फैमिली चॉइस नहीं होती ना, फैमिली फिर जो भी है यू हैव टू मैरी, ठीक है। लेकिन अगर आप उस मैरिज के लिए जा रहे हैं जिसको आप प्लान्ड मैरिज कहते हैं, तो फिर उसमें तो आपको ऑफ कोर्स फैमिली बैकग्राउंड ज़रूर देखना चाहिए, क्या वो आपके साथ मैच कर रहा है कि यानी कि फैमिली अरेंज मैरिज में ऑप्शंस मौजूद होती हैं, बिल्कुल मौजूद होती हैं, और आपको उसको बहुत वाइसली डिसीजन लेना चाहिए। और ये सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं है, मेल्स के लिए भी ऑफ कोर्स, ठीक है। मतलब आपको जैसे कहते हैं ना ज़िंदगी एक बार मिलती है, तो ये मौके भी बार बार नहीं मिलते हैं। वैसे तो इसके बारे में यही कहा जाता है कि इट्स मोर लाइक अ रिस्क, आप जितना मर्जी डिसाइड कर लें, लेकिन चलें फिर भी एटलीस्ट आप कुछ चॉइसेस तो कर सकते हैं ना प्लान करके, बिल्कुल। तो हरी ना कीजिए किसी भी चीज़ में। जी, बहुत अच्छी बातें हुई डॉक्टर साहब, और पता नहीं चला कि हम 1 घंटे से ऊपर हमने बातें कर ली हैं। तो अब आखिर में जो है वो लास्ट में मैं ये चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स को कोई जना मैसेज दें। वैसे तो हमारी सारी जो गुफ्तगू थी वो मैसेजेस ही थी, लेकिन मुझे ये लगता है कि इफ़ आई वुड से कि आपकी जो सारी एक ज़िंदगी है उसमें सबसे अहम चीज़ ज़िंदगी होती है ना, और ज़िंदगी जो है उसको आप बार बार नहीं जी सकते। ज़िंदगी का मौका आपको एक ही दफ़ा मिला है, तो इसमें आप एटलीस्ट प्रायोरिटाइज़ ज़रूर करें कि आपकी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट प्रायोरिटीज़, सो व्हाट यू हैव द प्रायोरिटीज़ इट माइट नॉट बी द सिमिलर टू द अदर पर्सन, यानी आपने अपनी प्रायोरिटीज़ को किसी दूसरे के साथ मैच करके प्रायोरिटाइज़ नहीं करना। दैट थिंग जो कि आपको खुशी देती है, जो आपके लिए कामयाबी हो सकती है, जो आपके हालात के लिए बेहतरीन हो सकती है, उन चीज़ों का इंतखाब कीजिए, और बहुत ज़्यादा का लालच मत करें। ज़िंदगी को आसान बनाने का एक तरीका ये भी है कि आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानी बांटें, तो उससे आपकी अपनी ज़िंदगी भी आसान हो सकती है। एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी मच कि अगर आप ये काम कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी बेहतर हो सकती हैं। जी, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, अभी आपने डॉक्टर आफ़ाफ़ मंसूर साहबा की जो है वो कीमती बातें सुनी। यकीनी तौर पर आप इनकी जो है वो इन बातों से जो है ना फ़ायदा उठाएंगे, मुस्तफ़ीद होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दे दीजिए। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ।